हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सामान्य विज्ञान की इस सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त, रक्त समूह, आरएच फैक्टर, हृदय, धमनियां और सिराएं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित लगभग 100 प्लस टॉप ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? यानी विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें धमनियों, सिराओं और समस्त रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है? तो उसका नाम है एंजियोलॉजी। क्या नाम है? एंजियोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एंजियोलॉजी का फादर यानी कि जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं विलियम हार्वे को। किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, यानी रक्त का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है, यानी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की जो औसत मात्रा है वो होती है 5 से लेकर 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से लेकर 6 लीटर। और महिलाओं के अंतर्गत इनसे लगभग आधा लीटर कम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है। किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड यानी रक्त की जो कुल मात्रा है वो उसके भार का कितना परसेंट होती है? तो वो लगभग होती है 7 से 8%। अगला है, ब्लड यानी रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगला प्रश्न है, ब्लड यानी रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? यानी रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका प्लाज्मा। कौन बनाता है? प्लाज्मा। कितना? लगभग 55%। रक्त 2 भागों से मिलकर बनाता है, एक प्लाज्मा और दूसरे भाग में होती हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त का लगभग 55% कौन बनाता है? आपका प्लाज्मा बनाता है। फिर ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? 55%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 90 से लेकर 92% होती है। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? तो 90 से 92% क्या होता है? आपका जल होता है। इसके अलावा क्या होता है? लगभग 7% प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा बात करें तो लगभग आपका 0.9% क्या होते हैं? लवण होते हैं। इसके अलावा 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और कुछ पॉइंट में बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। ये होते हैं प्लाज्मा के संघटक, जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? यानी एंटीक्लोटिंग। जब हमारा रक्त बहता है तो धीरे धीरे रक्त के ऊपर थक्का जमता है ना, वो किस प्रोटीन की वजह से होता है? तो वो होता है आपका हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन प्रोटीन। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो वो प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है? तो वो है आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अगला है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है?
तो प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है आपकी एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन। अगला है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने के अंदर विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। तो विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में आपका मदद करता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? कौन सा तत्व? तो वो तत्व कौन सा है? कैल्शियम। देखो यहां पर कितने प्रश्न बन रहे हैं अलग अलग। सबसे पहले पूछ ले कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन मदद करती है? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। फिर बात करें कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के। फिर कौन सा तत्व सहायता करता है? तो वो है कैल्शियम। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? तो हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। तो उपरोक्त सभी प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? लीवर या यकृत के अंदर होता है। अगला है आरबीसी। ठीक है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मिलान कीजिए। आपको क्या करना है? मिलान करना है। आरबीसी, आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और SCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह आपको मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और लीवर से होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है, बाइकॉन्वेव। सही बात है। और आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है। यह कथन गलत है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 20 से लेकर 120 दिन। तो 160 क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो वो होती है मेंढकों की। फिर है पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। लगभग कितनी होती है? 50 से लेकर 55 लाख होती है पर ml रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या। अगला है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग है। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है और एक प्रकार का सबसंवर्णक भी है, यानी कि दोनों है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml रक्त के अंदर होती है। फिर रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? फेरस की वजह से, आयरन की वजह से। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन। फिर एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधना है? तो कितना? लगभग 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है। फिर है हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? बैंगनी। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। फिर मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, प्लीहा में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से लेकर 4 दिन। अगला प्रश्न संख्या 35। मिलान कीजिए। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढकों की। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मर्ग की। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी ये कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। कितनी? 60 से लेकर 70%। ठीक है। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूसी बेसोफिल्स। ये इस तरह आपको मिलान करना था। आगे है प्रश्न संख्या 36। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6 से लेकर 8000 पर ml रक्त के अंदर। ठीक है। 6000 से लेकर 8000 के बीच में। और आरबीसी कितनी होती है? 50 से लेकर 55 लाख पर ml रक्त के अंदर। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना।
और इसी वजह से डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, इसी वजह से डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर का सिपाही। अगला, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है लगभग 600:1। अगला, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। फिर प्लेटलेट्स, बीमाणु या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। अगला है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है, तो जो रोग प्रतिकारक होते हैं उनको उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है वो होती है आपकी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। फिर एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एड्स का जो एचआईवी वायरस होता है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, तो वो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। क्योंकि जो रोग प्रतिकारक होते हैं उनको उत्पन्न करने का काम कौन करती है, लिम्फोसाइट। तो अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है मतलब लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगला है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, मानव रक्त का लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप सबको पता है कौन सा तत्व मौजूद होता है, लोहा या आयरन, फेरस। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है, तो मानव शरीर के अंदर या मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है वो है 180 से लेकर 200 मिलीग्राम। ठीक है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है, तो जो वयस्क होते हैं उनमें खाली पेट रुधिर के अंदर जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो होता है 100 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त के अंदर। रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है, तो रक्त का लगभग जो 45% है वो कणिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो 55% भाग है वो क्या होता है, वो आपका प्लाज्मा होता है। अगला, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो वो की थी कॉल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी, कॉल लैंड स्टीनर ने। अगला है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन यानी प्रतिजन पाए जाते हैं, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप जो ओ है उसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है 52, काफी इंपॉर्टेंट, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना गया है। सर्वदाता सभी को देने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसे माना गया है, वो माना गया है O- को। और अगला है सर्वग्राही। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे माना जाता है, तो वो होता है आपका AB+ जो किसी से भी ले सकता है और O- किसी को भी दे सकता है। अगला है AB वाला व्यक्ति यानी AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किस किस को अपना रक्त दे सकता है, तो किसको दे सकता है, A और B को, केवल AB को ही अपना रुधिर दे सकता है AB वाला व्यक्ति। अगला है ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो जिसका ब्लड ग्रुप O है O पॉजिटिव वो केवल O वाले से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। अगला, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A और माता का ब्लड ग्रुप B हो तो इनसे होने वाले संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB और O भी हो सकता है, सभी यानी कोई निश्चित नहीं कर सकते। अगला है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ग्रहण कर सकता है वो है आपका AB। रुधिर के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त वर्ग हो, जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो केवल AB वाले को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। RH फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी विनर और कॉललैंड स्टीनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, कॉललैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी, तो वो किस पर की गई थी, मैकाकोरिसस बंदर पर। RH फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार खाली जगह है, RH फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है, वो क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। अगला,
प्रतिजन यानी एंटीजन वो पदार्थ है जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। यानी एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। अगला है शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? वो कौन करती है? WBC। इसी वजह से इसको शरीर का सिपाही कहते हैं। अगला, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो वो किससे है? लिम्फोसाइट से। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का स्टीरॉयड है। फिर WBC का बनना और RBC का विनाश होता है कहां पर होता है? प्लीहा में। तभी तो प्लीहा को RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH+ वाले हैं? तो लगभग 85% लोग। अगला, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH- फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो उनका जो ब्लड ग्रुप है वो होगा आपका नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। रुधिर निर्माण कहलाता है। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है हीमोपोइसिस। क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? तो वो होता है RH+ पुरुष और RH- महिला। ये जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? वो होती है लगभग 34%। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो अध्ययन है वो विज्ञान की कार्डियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के हार्ट का वजन कितना होता है? वो लगभग होता है 300 ग्राम। अगला, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अगला है, रुधिर दाब मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? आप सब जानते हैं, स्पेग्नोमेनोमीटर में। किसमें मापा जाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर के अंदर ब्लड जो प्रेशर होता है उसको मापा जाता है, या इसी को कहते हैं रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी। स्पेग्मोमेनोमीटर को कहते हैं रक्तचाप मापी। एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? तो वो होता है आपका 120/80 mmHg, यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 120/80। अगला है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कीटों के अंदर पाया जाता है। सही बात है। जौक में, मोलस्का में, तो इन सभी के अंदर। केचुआ में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो केचुआ के अंदर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर है, प्रथम हृदय धमनी क्या कहलाती है? वो कहलाती है लब। कब? सिस्टोल के अंत में। ठीक है, लब कहलाती है सिस्टोल के अंत में। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? तो हृदय का कौन सा कक्ष है जिसमें सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? वो होता है आपका बाह्य निलय। अगला है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण जो धमनियों की कठोरता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस। अगला है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? आप सबको पता है, प्रति मिनट 70 से लेकर 80। अगला है, हृदय में मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो हृदय के अंदर अगर फुसफुसाहट होती है तो इसका मतलब है दोषपूर्ण क्या है? आपके कपाट है, कोई वॉल्व में क्या हो गया है? डिफ्लेक्ट हो गया है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? सबको पता है, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? तो अशुद्ध या अनऑक्सीकृत। अगला है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो वीनस हृदय कहा जाता है मछलियों के हृदय को वीनस हृदय कहते हैं। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? मगरमच्छ का हृदय होता है वो भी 4 कोष्ठीय होता है। मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? यानी जो मछली वर्ग के प्राणी हैं उनका हृदय कितना कोष्ठीय होता है? द्विकोष्ठीय। अगला है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? वो होता है चतुकोष्ठकीय। अगला, सर्वाधिक कोष्ठकीय हृदय किसका होता है? वो होता है कॉकरोच या तिलचट्टा का। ठीक है। मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? वो होता है आपका त्रिकोष्ठकीय। अगला, ईसीजी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? किसकी गतिविधि को? हृदय की। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसे कहते हैं? एसए नोड को। हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? वो करती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। अगला है, मिलान कीजिए। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन। बिल्कुल सही बात है। कितना? 140/90 mmHg। इससे अगर अधिक है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तदाब। फिर है रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। सही बात है। कितना? 90 से 60 mm/Hg अगर कम है तो इसे कहेंगे निम्न रक्तदाब। हृदय धड़कन का अचानक से बढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकीकार्डिया। सही बात है। हृदय धड़कन का घटना क्या कहलाता है? ब्रैडीकार्डिया। यानी सभी कथन सत्य है। अगला, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त को पंप करता है? तो लगभग 5 लीटर। मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? वो है आपकी हृदय पेशियां। सिस्टोलिक, प्रकुंचन और डायस्टोलिक अनुशिथिलन प्रेशर का मान कितना होता है? 120 होता है सिस्टोलिक का और 80 होता है आपका डायसिस्टोलिक का। अगला, एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकंड। किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था? तो वो उनका नाम क्या था? रॉबर्ट जार्विक। हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से। अगला, रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसमें मापा था? एस हेल्स ने। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती है? फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का जो काम है, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक, उसका काम है पल्मोनरी शिरा यानी कि फुफ्फुसीय शिरा का। किसका काम है? फुफ्फुसीय शिरा का। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है? तो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम है धमनियों का। अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का काम किसका है? वो है आपका अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का काम किसका है? वो है आपका शिराओं का। फिर हृदय से रुधिर को फेफड़ों तक लाने का काम किसका है? हृदय से रुधिर को फेफड़ों तक, तो वो है आपकी फुफ्फुसीय धमनी का काम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धमनियों के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। सही बात है। फुफ्फुसीय धमनियों के अंदर अशुद्ध बहता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो सही बात है, लेकिन फुफ्फुसीय शिराओं के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, यह अपवाद है। सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी। सही बात है। सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा। सही बात है। एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वो आपकी फुफ्फुसीय शिरा होती है क्या? सही बात है। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुसीय, तो एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वो क्या फुफ्फुसीय शिरा होती है? सही बात है। एकमात्र धमनी फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। सही बात है। यानी सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपके रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित लगभग 111 प्लस जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।